मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। फोन है। हेलो हेलो मैं ईडी से बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो कल भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे फोन क्यों कर लिया? गलती हो गई। आजकल बीजेपी वाले ना हमारे कार्यालय को अपडेट नहीं रखते, कौन ज्वाइन कर रहा रात को। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 1962 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 494 सदस्यीय लोकसभा में 361 सीटें जीती थी। 2024 में अति महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक पीएम बनने की होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है कि किसी तरीके से 543 सदस्यीय लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। और जीती कैसे जाएंगी? लगातार फैसले गड़बड़ हो रहे हैं, सहयोगी हाथ से निकल रहे हैं, तमाम राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बन रही है, तो यह संभव कैसे होगा? इसलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को नेस्तनाबूद करने की, आर्थिक रूप से पंगु बनाने की तैयारी चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें बीजेपी के साथी विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से बात की थी और इस साजिश को उजागर किया था। अब एक बार फिर से इस साजिश की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधे सीधे मोदी सरकार नहीं बल्कि पीएम मोदी पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। मोदी की दादागिरी चरम पर है, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी, जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है, चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी। ये पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, बल्कि इससे पहले तमाम जगह साबित हो गया है कि कोई भी नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच रुक जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बकायदा एक चैनल के प्रोग्राम के दौरान किस तरीके से इस बात का मजाक बनाया, देख लीजिए। हेलो हेलो मैं ईडी से बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो कल भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे फोन क्यों कर लिया? अरे गलती हो गई। आजकल बीजेपी वाले ना हमारे कार्यालय को अपडेट नहीं रखते, कौन ज्वाइन कर रहा रात को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक सार्वजनिक मंच पर वॉशिंग मशीन रखी। उस मशीन में एक तरफ से काला कपड़ा डाला गया, दूसरे तरफ से सफेद कपड़ा निकला। उस वॉशिंग मशीन में लिखा था बीजेपी दाग धुलने वाली मशीन। संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो भी बीजेपी में शामिल हुआ उसके दाग धुल गए, वो सफेद होकर के निकला। ये बातें ऐसे ही नहीं कही जाती हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे। ममता बनर्जी के बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पर सीबीआई और ईडी की जबरदस्त कार्रवाई चल रही थी नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में। लेकिन जैसे ही ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल हुए, दोनों के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई रुक गई। सबसे बड़ा उदाहरण असम का है। शारदा चिटफंड मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, उनके ऊपर ईडी सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, इंक्वायरी रुकना अलग बात है, उनको बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं भी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर के सरकार बना ली, बीजेपी को झटका दे दिया। शिवसेना के तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होने लगी। जब वही नेता उद्धव ठाकरे से बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आए, अब उन सब के खिलाफ कार्रवाई रुकवा दी गई है। संजय राउत मुखर होकर विरोध करते हैं, ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी
शुरू हो जाती है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मीडिया के सामने आकर के सच बोलते हैं तो उनके करीबियों के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है। जब इस पड़ताल को आप बड़ा करते हैं तो निकल करके सामने आता है 2023 के आंकड़े हैं कि कांग्रेस के 24 नेताओं के खिलाफ, डीएमके के 6 नेताओं के खिलाफ, बीजू जनता दल के 6 नेताओं के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ, बसपा के 5, आम आदमी पार्टी के 3, इंडियन नेशनल लोक दल के 3, सीपीएम के 2, पीडीपी के 2, टीआरएस, एआईडीएम के, एमएनएस के 1, तृणमूल कांग्रेस के 19 नेताओं पर, आरजेडी के 5 नेताओं पर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। इनमें से जो नेता भारतीय जनता पार्टी की मशीन में शामिल हो जाएगा वो उस तरफ से सफेद होकर के निकलेगा, मतलब उस पर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी रोक दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप पहली बार किसी सत्ताधारी दल पर लग रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। सीबीआई को पिंजड़े का तोता तक बता दिया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में बुरी तरीके से विपक्षी दल के नेताओं को परास्त करने के लिए, आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए जिस तरीके से तेजा इस्तेमाल हो रहा है, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में इतने निकृष्ट लेवल का उदाहरण नहीं दिखाई देता। इसलिए संजय सिंह सीधे सीधे मोदी सरकार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए चुनौती दे रहे हैं कि कितने भी छापे डलवा लो, हम इससे डरने और झुकने वाले नहीं हैं। बहरहाल सारे छापे गलत डाले जा रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है ये ठीक ढंग से कहा जा सकता है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने भ्रष्टाचार से धन नहीं कमाया है? किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में सबसे चर्चित बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ही नाम ले लीजिए। 50 से ज्यादा कॉलेजेस के मालिक हैं, पूर्वांचल के नकल माफिया माने जाते हैं, मगर हैसियत नहीं है सीबीआई, ईडी या किसी अन्य संवैधानिक संस्थान की जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुलारे ब्रजभूषण शरण सिंह को छू करके दिखा दे। हाँ, पार्टी चेंज हो जाए तो अभी ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से चरणों में झुकी हुई संवैधानिक संस्थाएं शायद पूर्ववर्ती सरकारों में भी नहीं थी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।